तो आज कूलॉम्स लॉ जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ था उसी के ऊपर डिपेंडेंट सिंपल सा दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस तरीके के क्वेश्चंस आप डील करना जानते हैं पहले से, जस्ट कि थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाए, क्योंकि ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में इस तरीके के सवाल आप कर भी चुके हैं। बस फॉर्मूला दोनों अलग है, आप जानते हैं कि वहाँ पे g(m1 m2 by r स्क्वायर करके हुआ करता था और यहाँ पे क्या हुआ करेगा k q1 q2 अपॉन r का स्क्वायर, है ना। उससे पहले एक बेसिक फंडा आपको ध्यान होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सबको याद है क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये क्या कहता है कि अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे एक से अधिक फोर्स लग रहा है अलग अलग ऑब्जेक्ट की वजह से, जब मास के केस में, ग्रेविटेशन के केस में बता रहा हूं मैं, कि हमें याद करो जैसे एक ऑब्जेक्ट ये था m1, है ना, दूसरा था m2, तीसरा था m3, चौथा एक था मान लो m4। तो अगर पूछा जाए कि भाई m1 पे नेट फोर्स कितना है ना, m1 पे नेट फोर्स कितना है, तो हम कैसे करते थे याद है? हम सिंपल ये कर लेते थे कि हम ये मान के चलेंगे एट अ टाइम एक ही मास को कंसीडर करेंगे। मतलब जैसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया सिर्फ m2 को, तो देखा m2 के वजह से इस पे फोर्स कितना लगा, मैंने कह दिया कि चलो F2 के बराबर लगा, ठीक है ना। ये काम हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करते थे, दूसरे वाले को कंसीडर करते थे बाकी सबको इग्नोर करके। तो हम थर्ड वाले मास के वजह से पहले वाले पे फोर्स पता कर लेते थे, हमने नाम दे दिया F3। और इसके बाद अंतिम स्टेप क्या करते थे, जो लास्ट बच गया बाकी दोनों को इग्नोर कर दो और इस वाले की वजह से कितना फोर्स है वो पता कर लो, तो हमने कह दिया F4 है। तो जो टोटल फोर्स होगा किस पे, पहले वाले ऑब्जेक्ट पे, नेट फोर्स, है ना, वो कैसे हम पता करते थे? सिंपली सभी जो इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनका क्या कर देते थे बताओ, वेक्टर एडिशन। इस केस में ये 3 4 एंड क्या आएगा 2। सबको याद आया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना। ये ग्रेविटेशन के केस में कर चुके हो कि अगर जब दो से अधिक मास वाला जब सिस्टम होता था तो हम किसी पर्टिकुलर मास पे नेट फोर्स कैसे पता करते थे? एट अ टाइम एक बार में हम एक ही मास को कंसीडर करते थे और उसके वजह से जिस पे हमें फोर्स की कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है उस पे फोर्स पता कर लेते थे और उस वक्त बाकी सबको क्या कर लेते थे, इग्नोर, है ना। तो इस तरह से हम बारी बारी से एक एक करके फोर्स पता लगाते थे और लास्ट में सबको क्या कर देते थे, वेक्टर एडिशन। यही करते थे ना, याद आ गया सबको? बस तो एग्जैक्टली सेम काम हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, है ना। तो देखो प्रॉब्लम क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है बताइए, कि टू चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम are placed at a point A and B separated by distance 10 centimeter. Find electric force at point P on the perpendicular bisector of AB at a distance 12 centimeter from its middle point. तो हमें ये बोला गया है कि दो चार्जेस हैं, एक A पॉइंट पे है और दूसरा B पॉइंट पे है। A पॉइंट पे कितना चार्ज दिया गया है बताओ जरा, +10 माइक्रोकूलम। और इसी तरीके से एक और पॉइंट कोई बोल रहा है B है और इसमें कितना चार्ज है, -10 माइक्रोकूलम। अब बोला है कि इन दोनों को जोड़ने वाला, जैसे A से लेके B तक को जोड़ो, इन दोनों जोड़ने वाले जो लाइन का जो मिडिल पॉइंट है ना, वहां से कितना ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमें ध्यान देना है। यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, इस लाइन को जो आपने जो हाइपोथेटिकल लाइन बनाया इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हमें ड्रॉ करना है और इसके मिड पॉइंट से जाना चाहिए, है ना। और इस लाइन पे कितने डिस्टेंस पे, ये देखो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिडिल पॉइंट, यानी कि यहां से 12 सेंटीमीटर ऊपर कोई पॉइंट P है ना, और वहां पे कितना चार्ज है ये आपको, वहां पे कितना फोर्स लगेगा ये आपको बताना है ना। तो देखिए अब देखो जैसे P पॉइंट पे कोई चार्ज दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे मान लीजिए कुछ Q, है ना। वैसे एग्जाम में कुछ ना कुछ दिया होगा, यहाँ पे मैंने इग्नोर कर दिया, एक जनरलाइज केस लेके चलेंगे। एक P पॉइंट पे कितना चार्ज है, Q।
क्योंकि फोर्स लगने के लिए दो चार्ज होना कंपलसरी है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे ही फोर्स लगा सकता है ना, ठीक है। तो बताओ जरा, जैसे Q को मैंने जनरलाइज करके कंसीडर कर लिया, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये बताइए इस Q चार्ज पे पहले A चार्ज के वजह से फोर्स पता करेंगे, है ना। तो बताओ A पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, और आपने जो यहाँ पे चार्ज आपको दिया गया है Q चार्ज वो भी पॉजिटिव है, तो दोनों लाइक चार्ज हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ठीक है, दोनों को रिपेल करता हुआ फोर्स का डायरेक्शन होगा। कितने लोग समझ गए हो? दिस इज फोर्स ऑन चार्ज P ड्यू टू चार्ज एट A। सही लिखा हूं कि नहीं? ठीक है। ठीक उसी तरीके से अब पहले वाले को A वाले चार्ज को छोड़ दो, B वाले चार्ज को कंसीडर करो। B पे किस तरीके का चार्ज है, देखो नेगेटिव चार्ज, और P पे किस तरीके का चार्ज दिया गया आपको पास, पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए दोनों अनलाइक चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? दोनों अनलाइक चार्ज है, तो एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, तो B वाला जो चार्ज है P वाले चार्ज को अपने तरफ खींच रहा होगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन P चार्ज ड्यू टू B चार्ज। कितने लोग समझ गए? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि या तो आप वेक्टर के हिसाब से चलिए, तो वेक्टर के साथ तो चलना ही पड़ेगा। तो एक तरीका मेरे हिसाब से आसान हमेशा ये होता है कि इसको आप x और y के हिसाब से दोनों को रिजॉल्व कर दो और i और j के टर्म में आंसर दे दो। सबसे आसान वही होता है ना। यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो जो ये वाला फोर्स है जो FPA है और जो फोर्स FPB है, कितने लोग एग्री करते हो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? हाथ उठाओ। जो P चार्ज में फोर्स लग रहा है A चार्ज और B चार्ज की वजह से, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम होगा। क्यों? डायरेक्शन भले ही अलग अलग हो, पर देखो ना फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बोलोगे, K Q, और दूसरा वाला चार्ज कितना है, देखो A चार्ज भी 10 है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अपॉन क्या लिखोगे, R का स्क्वायर, और B वाले चार्ज की वजह से ही फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा, K Q 10 बाई R स्क्वायर। कितने लोग समझ गए हो? क्लियर? तो क्योंकि दोनों में मैग्नीट्यूड चार्ज का तो 10 ही था, है ना, बस माइनस होने, सर यहाँ पे तो माइनस चार्ज है, तो बेटा माइनस होने की वजह से ही तो आपने डायरेक्शन ये वाला कंसीडर किया है। कितने लोग एग्री कर रहे हो? ये जो डायरेक्शन है अट्रैक्टिव, ये डायरेक्शन आपने किस बेसिस पे डिसाइड कर पाए हो? इसी वजह से डिसाइड किया हो ना, क्योंकि ये वाला चार्ज नेगेटिव दिया हुआ था। तो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को आप दो बार कंसीडर मत करिएगा। कितने लोग समझ रहे हो? भाई ये वाला चार्ज नेगेटिव था ना, तो नेगेटिव होने की वजह से ही ना आपने डायरेक्शन B के तरफ आपने लगा रखा है। तो दोबारा यहाँ पे लिखते समय माइनस मत लिखिएगा, है ना, तो आप गलत फंस जाएंगे, ठीक है। क्लियर? तो दोनों के फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ P पॉइंट से, ठीक है। मान लो इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो कितने लोग एग्री करते हो कि अगर यहाँ से यहाँ मैं जोड़ दूं तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा देखो इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन शायद दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, ये देखो, है ना। तो कितने लोग एग्री करते हो कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर का होगा, और ये 12 दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर? तो ये बताओ, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं, है ना, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं तो इसका इधर आएगा कॉस कंपोनेंट और ऊपर आएगा साइन कंपोनेंट। वेक्टर रिजॉल्व सबको याद है ना, थीटा वाले के साथ में कॉस थीटा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा। ठीक उसी तरीके से अगर इस वाले फोर्स को रिजॉल्व करोगे तो इधर आएगा कॉस थीटा वाला कंपोनेंट और नीचे आएगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट। समझ गए हो? मेरे ख्याल से ये कंपोनेंट तो आप सीधे सीधे समझ गए हो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्यों भाई? दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो नेट फोर्स कितना बचा? तो दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम ही था, और साथ में कौन सा कंपोनेंट है ये? कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। तो अगर मैं इसको कह देता हूं चलो एफ नॉट, है ना, इस पूरे वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया? एफ नॉट। तो टोटल फोर्स कितना बना पी चार्ज पे, बताओगे? टोटल फोर्स पी चार्ज पे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एक की वजह से एफ नॉट कॉस थीटा होगा, तो दो के वजह से 2 एफ नॉट कॉस थीटा, यानी कि 2 एफ नॉट की वैल्यू चाहे तो आप डाल दो अपॉन
आर, ये डिस्टेंस, अच्छा ये डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस ये जो आर है ये कौन सा डिस्टेंस होता है जानते हो ना, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। तो आपको ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो ना, ये डिस्टेंस आर है, ये आर नहीं है जो 12 दिया हुआ है। कितने लोग समझ गए हो? जो आर आप लिखते हो वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना आएगा? 13 आएगा ना। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और उसका रूट ओवर ले लोगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा 13 का स्क्वायर। और कॉस थीटा, तो ये वाला ट्रायंगल देख रहे हो, इस ट्रायंगल में सीधे सीधे हम कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं बताओ जरा? ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो, कॉस थीटा बराबर पर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस कितना है? 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 12। तो डायरेक्ट कॉस थीटा की वैल्यू 5 बाई क्या लिख दूं मैं? 12। कितने लोग समझ गए हो? तो यही आपका जवाब है। कितना आएगा बताओ? ये चाहे तो एक बार और काट सकते हो, 2 से 3, 2 से 5, है ना। तो कितना आया? 5 5 25 के क्यू बाई 13 का स्क्वायर। अच्छा एक 3 भी है, इंटू 3। एम आई क्लियर? बाकी क्यू के वैल्यू दिया होता तो हम उतना वैल्यू रख देते, आंसर आ गया होता। और डायरेक्शन आप देख चुके हो, ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ? अगर इसको एक्स एक्सिस मान के चल रहे हो तो ये डायरेक्शन आई कैप। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल फोर्स आपने पता कर लिया, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। कितने लोग समझ गए हो? क्लियर? पक्का? हाँ हाँ, तो इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे cos थीटा बराबर 5/12 नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 5 बाई क्या होगा? 13 लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसको प्लीज सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 5 बाई आपको 13 लिखना पड़ेगा। तो ये जो कैंसिल हुआ है तो ये यहाँ पे नहीं होगा, है ना। इसको ठीक से सुधार के लिख लीजिए। तो क्या क्या बनेगा बताओ? इसको करेक्ट कर लीजिए, 1 मिनट मैं इसको कर दे रहा हूँ। हाँ, कितना आएगा? बाकी बेसिक फिजिक्स तो आपको क्लियर हो गया होगा, बस जो वैल्यू लिख गया था उसको आप सुधार लीजिए। तो क्या लिखना पड़ेगा बताइए? नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा? 2 एफ नॉट कॉस थीटा। तो 2 एफ नॉट की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? के क्यू बाई आर का स्क्वायर, और साथ में कॉस थीटा जो कि 5 बाई क्या आएगा? 13 आएगा, है ना। और बाकी आर का वैल्यू भी आप जानते हैं, ये वाला कंसीडर करना है 13, तो आ गया 2 के क्यू 10 हाँ बाई 5 अपॉन 13 का क्यूब हो जाएगा। ये 13 का स्क्वायर और ये 13, तो 13 का क्यूब। ठीक है सबका? तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, वो मेरे से गलती से लिख गया था, है ना। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो कैसे किए जाते हैं, ठीक है ना। हम एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे आज। ये एक और प्रॉब्लम है, देखिए क्या कहता है। 3 charges each equal to q are placed at the 3 corners of a square of side A. Find the electric force at the 4th corner having charge equal to -q. अब इसका क्या मतलब निकला जान रहे हो? इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास स्क्वायर शेप का सिचुएशन है जिसमें 3 चार्ज हैं। जैसे एक पॉइंट में वर्टेक्स मैंने ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया और डी मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्यू चार्ज है मान लो, बी पे भी कितना चार्ज है? क्यू ही चार्ज है। सी पर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। और डी पर कितना चार्ज है? तो कह दिया है कि -q। तो हमसे पूछा क्या गया एक तरह से सवाल में, एफ डी कितना होगा, है ना। डी पे जो चार्ज है उस पे फोर्स कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, वही जो आप कर रहे थे। क्या करेंगे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को हम अप्लाई करेंगे
और पहले एक चार्ज को कंसीडर करेंगे, ए वाले चार्ज को, उसके वजह से फोर्स पता कर लेंगे, उसके बाद बी वाले की वजह से फोर्स पता कर लेंगे, उसके बाद सी वाले की वजह से फोर्स पता कर लेंगे, और लास्ट में सबको क्या कर देंगे बताओ, वेक्टर एडिशन कर देंगे, है ना। वेक्टर एडिशन डायरेक्शन के साथ करना होगा, सीधे मत जोड़िएगा। तो देखो देखो ये तीनों के तीनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, जबकि ये वाला नेगेटिव चार्जेस है। तो अनलाइक चार्ज का सिचुएशन है, तो फोर्स कैसा लगेगा भैया, अट्रैक्टिव नेचर का, है ना। तीनों ही केस में अट्रैक्टिव होगा। तो ये ए वाला चार्ज इसको अपने तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, है ना। मैं इसको फोर्स ए बोल दूं शॉर्ट में, है ना, फोर्स ड्यू टू ए। उसी तरीके से जो सी वाला चार्ज है, सी वाला इसको अपने तरफ खींचेगा, तो ये एफ सी कह दिया। और जो बी वाला चार्ज है ना, वो इसको अपने तरफ खींचेगा। कितने लोग समझ गए हो, सिचुएशन क्लियर है। तो कुल मिला के जो डी चार्ज है, इसके ऊपर कहानी क्या बना देखना जरा। ये मान लो वो चार्ज है जो माइनस क्यू वाली है, इसके ऊपर एक फोर्स ये बन गया एफ ए, एक यहाँ नीचे बन गया एफ सी, और एक ये डायगोनली बन गया एफ बी। सही लिखा हूं कि नहीं, है ना। सिचुएशन यही है। अच्छा हमको ये बताइए, ये एफ एक जो है ये मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, तो वही फॉर्मूला के Q1 Q2, तो Q इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस स्क्वायर का कितना दिया हुआ था a, तो a का स्क्वायर। समझ गए हो। उसी तरीके से इसका ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर। सब समझ गए हो। और एफ भी कितना होगा, k क्यू स्क्वायर बाई, प्लीज अब a स्क्वायर मत लिखिएगा, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस a नहीं है ना, बल्कि यहाँ पे आपको पाइथागोरस लगाना होगा, तो ये √2a के बराबर आएगा। कितने लोग समझ गए हो, √a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो √2a आएगा, डायगोनल है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2a का स्क्वायर, क्योंकि उसका दोबारा स्क्वायर करना होता है, आर स्क्वायर होता है, तो √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, है ना। ये सब समझ में आया। अच्छा देखो, मेरे ख्याल से अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मानूं, ठीक है ना, और इस वाले को क्या मानूं, वाई एक्सिस, मेरे ख्याल से एफ ए और एफ सी को रिजॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि एफ ए किस डायरेक्शन में है बताओ, माइनस आई कैप, ठीक है ना। जिस तरह के फिगर हमने बनाए उसके हिसाब से तो माइनस आई कैप है एफ ए का डायरेक्शन, ठीक है ना। एफ सी का डायरेक्शन भी आपको मिल गया है माइनस जे कैप। कितने लोग एग्री करते हो। अकेला कौन बचा, एफ बी, जो कि ना ही एक्स में है ना ही वाई में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर रिजॉल्व। ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, वैसे आपको पता है कि ये वाला एंगल अब की बार कितना है, 45। स्क्वायर के जो डायगोनल होता है ना, वो एग्जैक्टली दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट देता है। नहीं, इसका जो डायगोनल होगा ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बढ़ता है, आपको पता ही है। तो ये एंगल 90 डिग्री था, तो ये दोनों एंगल जब बराबर होगा तो कितना होगा, 45, इतना सबको पता है ना। तो भाई चलो, एफ बी का इधर कंपोनेंट क्या लिखोगे, एफ बी कॉस 45, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना लिखोगे, एफ बी साइन 45। चलेगा, ठीक है ना। अच्छा, तो cos 45 की वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है ना, 1/√2। साइन 45 का भी 1/√2 होता है इस केस में। तो कुल मिला के देखो जरा सिचुएशन क्या बना, मैं दोबारा बना रहा हूं, देखना। इस डायरेक्शन में जो डी जो चार्ज था, माइनस क्यू जो चार्ज था माइनस डी पॉइंट पे, यहां फोर्स बना के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो पहले से था, एफ ए के वैल्यू है ना, प्लस ये वाला कंपोनेंट आ गया एफ बी कॉस 45, तो के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर और cos 45 1/√2। कितने लोग एग्री कर रहे हो। और इसके साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, माइनस आई कैप। कितने लोग समझ गए, ये वाला डायरेक्शन माइनस आई कैप है। माइनस में डायरेक्ट ये, क्योंकि ये कौन सा डायरेक्शन है बताओ जरा, माइनस जे, तो यहां भी कितना बनेगा ब्रैकेट में, ये मैं ब्लैक से लिख देता हूं, यहां पे भी वही बनेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर 1/√2 जे कैप। कितने लोग एग्री करते हो, यही नेट फोर्स है कहाँ पे, डी पॉइंट वाले चार्ज पे। कितने लोग एग्री कर गए हो, सबको समझ में आया। एक क्वेश्चन और ट्राई किया जाए,
मान लो एक बोल दिया जाए आपसे कि एक हेक्सागन शेप है ना, कैसा शेप है, हेक्सागन, और उसमें सभी पॉइंट पे क्या है, चार्ज है, एक हेक्सागन सिनारियो है, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ये हुआ, फिर हेक्सागन तो सब जानते हो ना, केमिस्ट्री में खूब पढ़े हो, बेंजीन रिंग है ना, तो अब ये मत बोलना कि हेक्सागन नहीं जानते हो। है ना, और ये सिचुएशन है मान लो, और बोल दिया जाए आपको कि इसके सभी जो वर्टेक्स हैं उन सभी में मान लो बोल दिया कि क्यू चार्जेस है, ठीक है, सभी पे क्यू चार्ज है, 6 में से 5 पे क्यू चार्ज है, ठीक है। और बोल दे कि ये जो 6th वर्टेक्स है इसमें चार्ज कितना होना चाहिए, स्मॉल क्यू, ये क्वेश्चन मार्क है, कितना हो कि इस क्यू चार्ज के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए, है ना, मतलब मैं क्यू का वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं कितना होना चाहिए, है ना, सच दैट कि नेट फोर्स ऑन क्यू कितना होना चाहिए, 0, है ना, है ना, ठीक है। तो ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। होगा, बहुत सिंपल है, देखिए हमें इस क्यू चार्ज पे 0 चाहिए, है ना, तो हमको नहीं पता, तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मान के चलो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट आप इस पे पॉजिटिव मान के चलो। तो बताइए पॉजिटिव होने पर ये इस पे क्या करेगा, नीचे वाला इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा, ठीक है ना, ये वाला चार्ज क्या करेगा बताओ जरा, ये इसको अपने से दूर करेगा, ये जो चार्ज है ये अपने से इसको दूर की तरफ करेगा, ये वाला जो चार्ज है ये इसको अपने से दूर करने की कोशिश करेगा, ये चार्ज अपने से दूर भेजने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो बताइए ये जो फिगर आप देख रहे हैं, जो फिगर अभी आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, तो तुरंत सॉल्व करने मत लगिए, इस फिगर से कितने लोग एग्री करते हो कि क्यू अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये कभी 0 नहीं होने वाला है, कितने लोग एग्री करते हो, देखो एक बंदे को समझ में आया, पूर्वा बस को, बाकी लोग बुद्धि चलाओ जी। क्योंकि देखो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये फोर्स का डायरेक्शन तो यही है ना, तो जब वेक्टर रिजॉल्व करोगे तो ये जैसे ये वाला फोर्स है, इसका रिजॉल्व जब करोगे एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसी तरीके से सभी फोर्सेस का एक ऊपर इधर आएगा, एक इधर आएगा, इसका एक इधर आएगा और एक नीचे आएगा, समझ गए हो। तो ये ऊपर वाले कंपोनेंट भले ही नीचे वाले से कैंसिल कर भी लो, क्या इधर वाले कंपोनेंट कहीं से भी कैंसिल होता हुआ आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कभी कैंसिल नहीं होगा, इधर के फोर्स बच जा रहा है। कितने लोग एग्री करते हो, हाथ उठाना जरा, कि हम क्यू अगर स्मॉल क्यू अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये कभी 0 नहीं होने वाला है, ठीक है ना, क्लियर। तो अगला केस कंसीडर करो, नेक्स्ट केस, कि अगर ये क्यू कैसा हो, नेगेटिव हुआ, तो क्या तब कोई गुंजाइश है, तो देखते हैं। अगर ये नेगेटिव चार्ज आपने लिया तो नेगेटिव होने की स्थिति में ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स का डायरेक्शन होगा,
ये नीचे वाला चार्ज इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ये चार्ज इसको इस तरफ खींचेगा, ये वाला चार्ज इसको इस तरफ खींचेगा, ये चार्ज इसको अपने तरफ खींचेगा। क्या मैंने फिगर सही बनाया है? ठीक है। अब फिर से वही लॉजिक, आप बैठ के रिजॉल्व करोगे तो ये वाला फोर्स को अगर रिजॉल्व करोगे तो एक आएगा ऊपर, एक आएगा नीचे दाएं साइड में। ठीक है। ये वाला तो सीधे सीधे पहले से इस डायरेक्शन में तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। इस नीचे इस वाले को अगर रिजॉल्व करो तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट नीचे, इस वाले को रिजॉल्व करोगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट नीचे। ये और ये भले ही हम कैंसिल कर ले जाएं, कितने लोग एग्री करते हो, ये फोर्स फिर भी बचा रह जाएगा। इसको अपोज करने के लिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है। कितने लोग समझ रहे हो? पक्का? क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो कुल मिला के मतलब क्या निकला, आप कोई सा भी चार्ज यहाँ पे रखो, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता है कि उस पे नेट फोर्स कितना हो, जीरो। एक ही जवाब है इसमें कि उसका चार्ज ही कितना हो, जीरो के बराबर। कितने लोग एग्री करते हो? अगर Q का वैल्यू खुद ही कितना हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो कूलम यानी कोई चार्ज ही ना हो, तभी यहाँ पे नेट फोर्स जीरो सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे कोई सा भी यहाँ पे चार्ज रखिए, चाहे कितना भी छोटा कितना ही बड़ा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डजंट मैटर, नेट फोर्स कितना होगा, जीरो कभी नहीं होगा, हमेशा नॉन जीरो होगा। कितने लोग एग्री करते हो? तो कई बार पीएमटी और जेई में जब सवाल आते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो जरूरी नहीं कि आप तुरंत क्वेश्चन देखें और तुरंत बैठ के एकदम पेन चलाना शुरू कर दिए, KQ1/R², KQ1/R², ये वेक्टर रिजॉल्व। पहले थोड़ा सा ठंडे दिमाग से लॉजिक लगाओ कि क्या सोचो। कई बार क्या होता है, बिना लगाए भी आप सीधे जवाब दे सकते थे। आप अगर इसको सॉल्व करते ना न्यूमेरिकली भी, तब भी आपके फाइनली आंसर आप जीरो ही में पहुंचते। ठीक है ना। कोई भी कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे होते, अकेला मैथ्स में जीरो। आप घर में ट्राई कर लेना, आप देखिएगा लास्ट मैथमेटिक्स भी आपको जीरो ही बताएगा। ठीक है ना, कि एक ही कंडीशन है कि Q के वैल्यू जीरो हो जाए तभी जीरो हो सकता है। ठीक है, एम आई क्लियर? ठीक है ना। तो उतना करने की जरूरत ही नहीं है, आप समझ गए। बड़े झटके में एकदम 10 सेकंड में आप इसके जवाब दे सकते थे एनालिटिकली। ठीक है ना, क्लियर है? सबको समझ में आया? पक्का? एक क्वेश्चन आप असाइनमेंट की तरह से इसको कर सकते हैं कि ये आपके असाइनमेंट है आज का। एक चार्ज है, मान लो ए पॉइंट पे Q चार्ज है और एक B पॉइंट है जो कि कुछ D डिस्टेंस पे है, यहां पे भी Q चार्ज है। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब सवाल आपसे ये है कि तीसरा एक चार्ज हमारे पास, एक थर्ड चार्ज है 2Q, उसका वैल्यू कितना है, 2Q, है ना। आपको ये बताना है कि इस 2Q चार्ज को कहां पे रखूं कि उस पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। कितने लोग मेरे सवाल समझ गए हो? एक A पॉइंट पे चार्ज Q है, एक B पॉइंट पे चार्ज भी Q है, एक तीसरा चार्ज 2Q है, उसको कहां पे रखूं कि उस पे नेट चार्ज क्या है, जीरो। तो एक प्रॉब्लम तो आपके लिए ये हो गया, और दूसरा असाइनमेंट भी यहीं से ही है। एक चार्ज A पे है जिसका वैल्यू Q है, एक पॉइंट B है जिस पे भी चार्ज -Q है। तो तीसरा चार्ज जिसका वैल्यू 2Q है, इसको कहां पे रखूं कि उस पे नेट फोर्स कितना है, जीरो। कितने लोग समझ गए हो? दोनों सवाल एक जैसा ही है। एक में A पे भी Q चार्ज रखा हूं और B पे भी Q चार्ज रखा हूं। दूसरे प्रॉब्लम में A पे मैंने Q चार्ज दिया है, दूसरे पे -Q। कितने लोग समझ गए? प्रॉब्लम कितने लोगों को क्लियर है? तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, इसको पूरा करिएगा। कल इसमें डिस्कस करेंगे और फिर आगे के थ्योरी में चलेंगे। ठीक है।